हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग अब इस लेक्चर में क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट की कुछ जो दूसरी पावर्स हैं, वीटो पावर को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था और गवर्नर के साथ उसको कंपेयर करा था। अब हम कुछ और पावर्स देखेंगे प्रेसिडेंट की और उन पावर्स को फिर गवर्नर की पावर्स के साथ कंपेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वीटो का पूरा इतिहास मैंने आपको बता दिया था, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ भी कनेक्ट करके। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और हमने ये भी देखा था भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो होती है, ठीक है। सिर्फ क्वालिफाइड वीटो नहीं होती है, एब्सोल्यूट होती है, सस्पेंसिव वोट होती है और पॉकेट वीटो होती है जिसमें वो कोई डिसीजन लेती ही नहीं है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था जब विधानसभा या विधान परिषद से कोई भी जो बिल है वो गवर्नर रिजर्व करवा के रखवा लेते हैं प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, उस टाइम पर प्रेसिडेंट क्या क्या वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हमने ये देखा था स्टेट लेजिस्लेचर ओवरराइड नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के डिसीजन को, इन द सेंस कि अगर दोबारा बिल दिया जाए, प्रेसिडेंट अगर वापस कराए बिल स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर फिर से बिल दे प्रेसिडेंट को, तो इट इज़ नॉट लाइक पार्लियामेंट के दोबारा अगर प्रेसिडेंट के पास बिल आया है तो उसको साइन करना ही पड़ेगा। वो चीज़ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के साथ पार्लियामेंट्री बिल जब वापस आता है, ऑर्डनरी बिल, तब वो चीज़ लागू होती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में वो चीज़ लागू नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल पावर के बारे में, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इसके बारे में भी आमतौर पर यूपीएससी हर 2 साल 3 साल में एक बार मेंस का क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और वहाँ पर बेसिकली जो इस क्वेश्चन की टोन आती है ना, जीएस पेपर 2 के अंदर पूछा जाता है और पीएसआईआर के अंदर, हमारे ऑप्शनल के अंदर पूछा जाता है। इसकी जो टोन आती है क्वेश्चन की, अक्सर वो आती है क्रिटिकली एनालाइज वाली, ठीक है। इसको रखना चाहिए, इस पावर को रिमूव कर देना चाहिए, सही है कि नहीं है, बिकॉज लॉ मेकिंग काम तो लोकसभा राज्यसभा का है यूनियन लेवल पे जाकर, और जब वो सेशन के अंदर ना हो तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को एक आसान रास्ता, एक आसान विंडो मिल जाती है कि प्रेसिडेंट से बोल दो कि तुम एक अपनी लॉ मेकिंग पावर का इस्तेमाल करके, डैट इज़ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का इस्तेमाल करके तुम कानून ले आओ, काम चल जाएगा। कल को पार्लियामेंट अगर रिज्यूम होता है और वो हटा भी देता है, कोई बात नहीं, जब वो दोबारा सेशन के बाद सस्पेंशन मोड में जाएगा, छुट्टी पर होगा, हम तुमसे दोबारा बोल देंगे ऑर्डिनेंस लेकर आने को। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पावर होती है। आर्टिकल है इसका बड़ा प्यारा याद करने के लिए, आर्टिकल 123, ठीक है, 123। जो आर्टिकल 123 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंसेस को ना प्रोमोगुलेट कर सकते हैं। प्रोमोगुलेट का मतलब ये होता है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ला सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, ये है इसके लिए कंडीशन, इट इज ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रिसेस पर है, क्या हम ये कह सकते हैं लोकसभा डिसॉल्व है या ऐसा कुछ है, वो अलग मीनिंग है। यहां पर लिखा हुआ है पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है। कुल मिलाकर याद है ना, हमने ये सारी टर्म्स करी थी पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर, रिसेस भी करा था हमने। तो अभी पार्लियामेंट रिसेस मोड पर है, मतलब कुल मिलाकर उसके सेशन नहीं चल रहे हैं, ना ही बजट सेशन जिसको समर सेशन कहते हैं, ना ही मानसून सेशन, ना ही विंटर सेशन। और याद रखना, किसी भी चीज़ मतलब हमारे देश में कभी भी कोई एक्ट आता है, किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की ज़रूरत होती है। ऑर्डिनरी बिल के केस में आपको ये चीज़ पता है, लोकसभा से अगर ऑरिजिनेट हुआ है तो राज्यसभा में भी पास होना ज़रूरी है, राज्यसभा से अगर ऑरिजिनेट हुआ है तो लोकसभा के अंदर भी पास होना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं होगा कि एक हाउस फंक्शनिंग के अंदर हो, दूसरा हाउस रिसेस मोड पर हो या फिर फंक्शन ना कर रहा हो, तब भी जाके प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेकर आ जाएंगे। हो सकता है वो, हाँ, उस केस में ऑर्डिनेंस तो लेकर आ जाएंगे, लेकिन अगर किसी बिल को अगर एक्ट बनना है तो दोनों हाउसेस की प्रॉपर फंक्शनिंग ज़रूरी है। ऑब्वियस ही बात है, जब एक हाउस फंक्शन नहीं कर रहा, यानी कि पार्लियामेंट एक तरीके से अपनी स्थिति में नहीं है एक बिल को एक्ट बनवाने के लिए, तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं होता। ये भी हम देखेंगे, ये पावर मनमर्जी वाली इनकी होती है, जिसको डिस्क्रिशनरी पावर कहा जाता है, या फिर इनके पीछे कोई प्रेशर होता है प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल का, वो भी हम देखेंगे। ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं
दे हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज दैट एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब अगर पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अगर ये कोई एक्ट लेकर आए होते, ऑब्वियस ही बात है, मतलब बेसिकली बिल का पास होना और प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर देना, एक्ट बन जाना, जो ये प्रक्रिया से आया हुआ जो एक कोई भी कानून बनता है देश के अंदर, उसका जितना फोर्स एंड इफेक्ट होता है उतना ही बिल्कुल एक प्रेसिडेंट के लॉ मेकिंग पावर जो होती है, डेट इज ऑर्डिनेंस जो आते हैं, उसका भी इतना ही फोर्स और इफेक्ट होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट, अब समझ जाओ मैं जब भी बोल रहा हूँ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया एक्ट, यानी कि बिल आएगा और प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, मतलब पार्लियामेंट की प्रक्रिया से जो बिल से होते हुए जब वो एक्ट बनेगा कोई भी चीज़, वो परमानेंट नेचर के होते हैं। मैं श्योर शॉट तो नहीं बोलता इस चीज़ को कि परमानेंट नेचर के होते हैं, जर्नली परमानेंट नेचर के होते हैं। जर्नली क्यों? कल को अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर सौगंधा जैद श्रेया ये लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज का उल्लंघन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। जैसे कि पार्लियामेंट का एक एक्ट आया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको कवर करवाया था, NJAC 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि इससे जुडिशरी की पावर जो है वो इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तो उसने नल एंड वॉइड इसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, लेकिन जनरली पार्लियामेंट के जितने भी एक्ट आते हैं वो परमानेंट नेचर के ही होते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस जो होते हैं दे आर ऑफ द टेम्पररी नेचर लॉज। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पर एक प्रकार से प्रेसिडेंट की लॉ मेकिंग पावर, एंड इकलौता इसके हाथ में, एक तरीके से आप ये देख सकते हो ना कि अगर ऑर्डिनेंस अगर ये आ रहा है, यहाँ पर इसने कितनी ठोस लाइन, कितनी मजबूत लाइन हमें मेंशन करी है कि इट हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि यार ये पावर तो ऐसी है श्रेया कि कल को पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं है ऐसे, तो फिर तो कानून बनाने के लिए देश के अंदर कोई बात नहीं है, टेम्परेरी नेचर के लॉज हैं, लेकिन बार बार रिफ्रेश भी तो करे जा सकते हैं। यानी कि कंट्रोवर्शियल ये चीज़ ज्यादा इसलिए है कि पार्लियामेंट ना भी हो तो फिर तो इससे काम चलता रहेगा फटाफट, और ये तो ईजी विंडो है। ईजी विंडो है ना, करना क्या है कुछ करने के लिए प्रेसिडेंट को श्रेया? वो रूम याद है, वहाँ पिज़्ज़ा वीज़ा या जिसको जो भी पसंद है वही खाने पीने का सामान भिजवा दो, बेड के ऊपर बैठ के पलथी मार के खिला दो और बोलो यार थोड़ा सा देख लो जरा, ऑर्डिनेंस लाने का सोच रहे थे हम यार, और बताओ क्या खाओगे। ठीक है, तो इट हैज़ बीन वेस्टेड इन हिम और हर टू डील विद द, अच्छा ये ना इसका एम और पर्पस है। जैसे अगर हमें इंट्रोडक्शन जब भी देना हो ना, ये इसका एम या फिर ये एक ऑब्जेक्टिव है, जब भी हमें इसका इंट्रोडक्शन मीन्स के अंदर लिखना हो खुद से, तो आप ये कह सकते हो कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट को इसलिए दी गई है, इट इज़ वेस्टेड इन हिम और हर, ताकि वो डील कर सकें एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन के साथ, जिसको बोला जाता है अनफोर्सीन या फिर अर्जेंट मैटर के साथ। अभी अनफोर्सीन और अर्जेंट मैटर ध्यान से सुनना, कोई भी चीज़ अनफोर्सीन या अर्जेंट तब बनेगी, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट अभी सेशन के अंदर नहीं है। पार्लियामेंट अगर सेशन के अंदर होता तो वहां पर बिल को लाके चर्चा वगैरह करवा कर तो वो चीज़ पार्लियामेंट खुद देख लेता कि उसको क्या कहते हैं, बिल की फॉर्म में पास करवाना है, एक्ट बनवाना है कि नहीं बनवाना। लेकिन फिलहाल के लिए दिस इज अनफोर्सीन अर्जेंट मैटर इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस या फिर एक भी हाउस अभी नहीं है, और एक भी हाउस से काम नहीं चलता पार्लियामेंट के, कुल मिलाकर पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं है अभी कुल मिलाकर। ठीक है, तो ये अर्जेंट और अनफोर्सीन जो ये मैटर्स हैं इसको देखने के लिए। लेकिन अब ये बात ये है कि ये कंट्रोवर्शियल क्यों है यार? हमारे देश में ये लेजिस्लेचर की जो दो हाउसेज हैं, जो बॉडीज हैं, पूरा का पूरा जो हमारा संसद भवन है और उसके दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये बना ही इसलिए गए थे ताकि कोई भी जो मुद्दा आए, ऐसा थोड़ी ना होता कि वो आराम से बिल की फॉर्मेट में आया, एक हाउस से फटाफट से पास हो गया, 24 घंटे के अंदर ही दूसरे हाउस से पास हो गया। कितनी इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन होती है जनता के सामने, लोकसभा राज्यसभा टीवी के चैनल पर वो डिस्कशंस लाइव डिबेट्स की फॉर्म में चल रही होती हैं। जनता को पता लगता है कि इस बिल के आने से और कल कोई एक्ट अगर बन गया तो इसके रिपरकशंस हमारे ऊपर क्या होंगे, देश के ऊपर क्या होंगे, एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर क्या होंगे, कौन कौन से जो सोसाइटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं वो इससे अफेक्ट होंगे। ये सारी की सारी एक जो प्रक्रिया होती है कानून को लेकर आने की, उसके ऊपर इंटेंस तरीके से, दो वर्ड को याद रखना, उसके ऊपर इंटेंस तरीके से डेलिब्रेशन और डिस्कशन होती है। यही तो होता है पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का पर्पस।
लेकिन ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के अंदर जनता को कुछ भी पता भी है, या फिर ऐसा कोई प्रेसिडेंट का कोई प्रस्ताव रखेंगे क्या, बताओ? या फिर कोई भी चर्चा हुई है ऐसे किसी मैटर को लाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, है ना? बिल्कुल सही है, ठीक है। बट द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस पावर इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग 4 लिमिटेशन। इसके ऊपर ना, मतलब जब प्रेसिडेंट अगर ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर 4 बंदिशें हैं। इन 4 बंदिशों को याद रखना। देयर आर 4 लिमिटेशंस। नंबर 1, आराम से समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? पक्का दिमाग से ऐसा तो नहीं है कि तेज भाग रहा है या फिर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ? ठीक है, आगे। प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस को सिर्फ तभी प्रोमलगेट कर सकते हैं, कंडीशन देख लो, ओनली when both the houses of the parliament are not in session or when either of the two houses of the parliament is not in session। क्यों? बात वही है ना, दोनों हाउसेज नहीं तो पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर नहीं है, एक भी नहीं है ना, तब भी वो पार्लियामेंट का सेशन नहीं माना जाएगा। क्योंकि मान लो चल रहा होगा सेशन, कोई बात नहीं, दूसरा छुट्टी पर है, लेकिन आप वहां पर कोई एक्ट नहीं बनवा सकते। क्योंकि अगर पार्लियामेंट जो है ना, वहां से कोई बिल अगर आना है, मैं अभी सिर्फ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, अगर वहां से कोई बिल आना है तो दोनों हाउसेस की उपस्थिति जरूरी है, प्रेजेंस जरूरी है, उनकी वर्किंग जरूरी है, ये दोनों दुकानें खुली होनी चाहिए। समझ गए? अगर एक हाउस भी नहीं है और दोनों हाउस, तो ऑब्वियसली बात है, जब एक नहीं है और तो दोनों का तो मुद्दा हटा ही दो। लोकसभा राज्यसभा दोनों अभी क्या कहते हैं सेशन के अंदर नहीं है, या फिर कोई एक नहीं है, या तो लोकसभा अभी सेशन में नहीं है, राज्यसभा नहीं है, तो प्रेसिडेंट इस कंडीशन के अंदर ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं। एक ऑर्डिनेंस तब भी इशू करा जा सकता है, इट कैन ऑल्सो बी इशूड व्हेन ओनली वन हाउस इज इन सेशन। एक हाउस भी अगर सेशन के अंदर, अभी मैंने आपको बताया ना, लोकसभा सेशन के अंदर है लेकिन राज्यसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा भी सेशन के अंदर है, लोकसभा लेकिन नहीं है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन बन सकती है। क्योंकि कोई भी एक जो कानून है वो बिल की फॉर्मेट के अंदर प्रायर स्टेज पर तभी पास करा जा सकता है जब दोनों के दोनों हाउसेस जो हो वो सेशन के अंदर हो, और कोई भी एक हाउस के द्वारा अकेले कानून पास नहीं करा जा सकता। एन ऑर्डिनेंस मेड व्हेन बोथ द हाउसेस आर इन सेशन, तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब सोच के देखो जरा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस अभी सेशन के अंदर हैं और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेकर आ गए, जाहिर सी बात है वैसे तो प्रेसिडेंट ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन वो वॉइड माना जाएगा। फिर ये याद रखना, इससे एक स्टेटमेंट बन सकती है कि अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो हैं अगर वो सेशन के अंदर हो, अच्छा पहले मुझे बताओ, दोनों अगर ना हो तो ऑर्डिनेंस आ सकता है क्या? आ सकता है। अरे दोनों ना हो तो ऑर्डिनेंस आ सकता है क्या? आ सकता है। और अगर एक ना हो तो तब? अरे आ जाएगा, अभी तो हमने देखा, अगर अगर एक भी ना हो तब भी तो आ जाएगा। हाँ, आने का पूछ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों हो, अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों वर्किंग हो तो सेशन में हो तो नहीं आएगा, तो उसको ना वॉइड मान लिया जाएगा। देखो, एन ऑर्डिनेंस मेड व्हेन बोथ द हाउसेज आर इन सेशन इज कंसिडर्ड एज नल एंड वॉइड, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा फिर। तो यानी कि देखो, इससे बताना ये चाह रहा हूं मैं, और राइटर और संविधान निर्माता का बेसिकली ये इसका रोल था कि जो पावर है ना प्रेसिडेंट की लॉ मेकिंग प्रक्रिया को पूरा करने की थ्रू ऑर्डिनेंस, ये कोई पैरेलल पावर नहीं है लेजिस्लेशन की। अगर पैरेलल पावर होती तो पार्लियामेंट अगर सेशन के अंदर होता और प्रधानमंत्री ने अगर इनसे ये बोला, मान लो के श्रेया के जैद, पार्लियामेंट में हम ये वाली चीज जो है, ये वाला बिल जो है, इसको पास करवाने में असक्षम रहे हैं, आप प्लीज इसको ऑर्डिनेंस से लागू कर दो, तो ये इसको हम पैरेलल पावर मानते हैं ना। लेकिन पार्लियामेंट, अभी हमने ऊपर रूल क्या देखा, एक ऑर्डिनेंस जो है अगर दोनों हाउसेज अगर सेशन में अगर तब ऑर्डिनेंस आ रहा है ना, तो इसको वॉइड माना जाएगा, इनइफेक्टिव माना जाएगा इसको, क्योंकि दिस इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। हमारे देश में लेजिस्लेशन के लिए बाप सिर्फ एक ही है, और वो है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, राइट। और दोनों हाउसेस साथ में, ऐसा भी नहीं कि एक कोई हो और तब भी लॉ आ जाएगा। दोनों हाउसेस की उपस्थिति, उनका सेशन में रहना जरूरी है, अनिवार्य है।
पहली कंडीशन समझ में आई? फटाफट से मुझे ये बताओ, अगर ये वाला केस है आपके सामने, जी केस 1, लोकसभा सेशन में राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा नहीं है, ऑर्डिनेंस आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। राज्यसभा सेशन में है, लोकसभा नहीं है, तो ऑर्डिनेंस आ सकता है। दोनों ही हाउसेज सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस आ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों अब सेशन में, अब ऑर्डिनेंस आ सकता है नहीं। ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद दूसरी लिमिटेशन, प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस तभी बना सकते हैं ओनली व्हेन ही और शी इज सेटिस्फाइड कि ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं विच मेक्स इट नेसेसरी कि ऑर्डिनेंस का प्रोमulgation होना ही चाहिए। समझ गए ना? और ये कौन से सर्कमस्टांसेस है, कंफ्यूज मत होना। यही मैं ऊपर चला जाता हूं, यहां पर अनफोर्सीन और अर्जेंट मैटर। अब देखो ये भी एक तरीके से जैद कंट्रोवर्शियल चीज ही होती है, क्योंकि ये ना मूड के ऊपर ही तो डिपेंड करता है श्रेया कि आप किसी भी चीज को अनफोर्सीन अर्जेंट कहकर करवा लो कि जरूरी था हम इसलिए लेकर आ गए थे, लेकिन क्या पता उसमें सरकार कुछ अपना फायदा देखना चाह रही हो, है कि नहीं? कि सरकार को पता है, अगर सरकार में इतनी दम होती तो पार्लियामेंट के जब सेशन चल रहे होते तब तुम क्या कर रहे हो? तो अंडे दे रहे होते हो क्या? वहां क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाते हो इन सब चीजों को? बाद में तो क्यों तुम्हें याद आता है फिर ये? ऐसे अर्जेंट मैटर एक दो बार हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ऑर्डिनेंस, ये पता क्या है, आप मुझसे बोलोगे कि सर अर्जेंट मैटर तो वही चीज होती है ना कि जो सिचुएशन एकदम से अभी सामने आ पड़ी है दरवाजे पर, लेकिन जो ऑर्डिनेंस का अगर आप इतिहास देखोगे, जैद सौगंधा श्री, अगर आपको पता हो, ऑर्डिनेंस को बहुत बार मिसयूज करा गया और बार बार री इंट्रोड्यूस करना, प्रेसिडेंट करवाना, रीप्रमulgate करवाना प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा, राज्यों में भी होता है, गवर्नर के पास भी होती है वाली पावर। ये चीज शो करता है कि आप देखोगे ना, अगर कितने सारे ऑर्डिनेंसेस बार बार रिफ्रेश करे जाते हैं, कितना लंबा इतिहास है ऑर्डिनेंस का, तो आपको पता लगेगा नहीं भाई इतनी भी ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनफोर्सीन और अर्जेंट मैटर की सिचुएशन नहीं होती है जितना ये यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही और शी इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, जो कि ये नेसेसरी करते हैं कि हाँ भाई उसको ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate करना ही पड़ेगा। एक केस आया था, कूपर केस, कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1970 के अंदर, ठीक एक साल उससे, बांग्लादेश वॉर से पहले, 1971 में बांग्लादेश वॉर हुई थी, शायद याद होगा, है ना? उससे एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि जो ये बोल रहा है ना कि प्रेसिडेंट शुड बी, देखना कीवर्ड यहां पर लिखा हुआ है ना, प्रेसिडेंट शुड बी सेटिस्फाइड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब आपकी सेटिस्फेक्शन जो है ना वो कोर्ट में क्वेश्चन करी जा सकती है। यानी कि आपका, जैसे मैंने मान लो कि आपने कोई डिसीजन लिया श्रेया अपनी कंपनी में, तो बॉस ने आपसे पूछा, सीनियर ने आपसे पूछा कि आपने क्यों लिया, तो आपने बोला कि यार मैं सेटिस्फाइड थी और मेरी ये पावर है, तो आपकी उस सेटिस्फेक्शन को ना कोर्ट ये बोलता है कि इसका ना, अगर प्रेसिडेंट मेल है फीमेल है जो भी है, कि मान लो कि अभी करंट जैसे फीमेल है कि मोहतरमा आपका इस सेटिस्फेक्शन का जुडिशियल रिव्यू करा जा सकता है। मैं ये टर्म पता है यहाँ पर स्पेसिफिकली क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये कूपर केस, कभी केस फेस के नाम नहीं आते प्रीलिम्स के क्वेश्चन के पेपर के अंदर, लेकिन करना तो फिर भी आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में तो हमें लिखना ही है, अगर ये मेंस के अंदर कोई ये चीज़ आ जाए कि 4 लिमिटेशन क्या है जो भी हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि कीवर्ड दे रखा है कि प्रेसिडेंट शुड बी सेटिस्फाइड, तभी ये ऑर्डिनेंस आ सकता है। भैया तुम तो सेटिस्फाई पता नहीं किस चीज़ से हो, तुमने कभी पिज़्ज़ा वीज़ा खाया नहीं था, राष्ट्रपति भवन के उस बेड के ऊपर तुम्हें पिज़्ज़ा और पता नहीं ये स्टारबक्स की कॉफ़ी पहुंचा दी, तुम तो पता नहीं देश के कागज बनाकर तुम तो बेचने को तैयार हो गए, पता चला। तुम्हारी इस सेटिस्फेक्शन को कोर्ट में जो क्वेश्चन करा जा सकता है, तो प्रीलिम्स के अंदर जो एग्जामिनर होगा ना श्रेया, तो वो ये सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन ये टर्म ना देके वो ये बोल देगा कि इस केस के अंदर का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है प्रेसिडेंट के डिसीजन का या उसकी सेटिस्फेक्शन का, ये टर्म आ जाएगी जुडिशियल रिव्यू, ये लिख लेना श्रेया। ठीक है, तो इट कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ, ग्राउंड भी सुन लो, ये ग्राउंड की वर्ड है, ये स्टिकी नोट में डाल देना,
ग्राउंड ऑफ मालाफाइड। मालाफाइड एक्चुअली क्या है कि मैं आपको पूरा वर्ड बता देता हूं। ग्राउंड ऑफ मालाफाइड, मालाफाइड इंटेंशन। नियत में खोट था बेटा तुम्हारी, ठीक है, इस वजह से तुम लेकर आए। तुम जो सेटिस्फाई हुए हो ना, तुम्हें पक्का किसी ने बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ खिलाया है, ठुसाया है, ठीक है, इस वजह से। क्योंकि तुमने ये जो बोल रहे हो, मतलब कोर्ट बोलेगा कि तुम जो बोल रहे हो कि सरकमस्टेंसेस से एग्जिस्ट करते थे, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि ऐसे सरकमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते थे कि तुम पार्लियामेंट के जो सेशन, अभी जो मॉनसून या समर सेशन या विंटर सेशन होने वाला है, तुम उसका वेट ही नहीं कर सकते थे। और सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को पता होता है कि प्रेसिडेंट को ये मजबूर किसने बनाया, बताओ। पीएमएन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, ठीक है। दिस मीन्स दैट द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस, इट कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड दैट कि प्रेसिडेंट ने, ध्यान से सुनना, प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है कि उसने ऑर्डिनेंस इशू करा, इसको कोर्ट में क्वेश्चन करा जा सकता है ऑन द ग्राउंड दैट प्रेसिडेंट हैज प्रोरोग्ड वन हाउस और बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट डेलिबरेटली। पहले तुमने जानबूझ के हाउसेस का प्रोरोगेशन कर दिया, ठीक है, ताकि तुम ऑर्डिनेंस लेकर आ सको, क्योंकि तुम्हें पता था ये एक कंट्रोवर्शियल मैटर है पार्लियामेंट के अंदर, तो इसको पास करवाने में या इंट्रोड्यूस करवाने में जन्मों जन्मों लग जाने हैं। पता है एक और बात होती है, अगर पार्लियामेंट के सामने कोई केस जैसे है ना, कोई बिल वगैरह है, अब वो इंट्रोड्यूस आपने करवा दिया, अब वहां से भी तो डिसीजन अटक सकता है, क्योंकि वो मैटर फिर अब ऑलरेडी वहां पर पेंडिंग हो गया। जब वो नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे तो दोबारा उसके ऊपर डिस्कशन वगैरह करना स्टार्ट कर लेंगे। तो यहां पर क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जैसे जैद रोक लेते हैं उस डिसीजन को, क्योंकि अगर एक बार वो पार्लियामेंट के अंदर अगर इंट्रोड्यूस हो गया, अगर मान लो वो चर्चा का विषय, चाहे भली वो जाकर बने, अब ये नहीं पता ना हमें कि वो बिल एक्ट 10 साल में बने, 12 साल में मिले। और सरकार ना थोड़ा सा उत्तेजित होती है, बहुत ज्यादा वो इम्पेशेंट होती है कि मुझे हमारे कार्यकाल के अंदर ही, 5 साल के अंदर अंदर ही इस चीज को इंप्लीमेंट करवाना है। समझ रहे हो श्रेया, बौखलाहट। तो वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस ही ना, क्योंकि अगर वो इंट्रोड्यूस हो गया भाई, अब होने को तो फिर वो 13 दिन के अंदर चर्चा होकर वो हो जाएगा, और दिक्कत वाली बात है अटक गया अगर वो, तो बहुत सालों के लिए अटक जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि अब क्या कहते हैं, ये अगर पास नहीं हुआ किसी एक हाउस से तो वो लैप्स कर जाएगा, और आप कहोगे लैप्स कर जाएगा तो नेक्स्ट सेशन के अंदर लेकर आ जाओ। बात वो हो जाती है ना फिर श्रेया कि मेंबर्स तो वही हैं 5 सालों के लिए, दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में। अगर एक बार अगर उन्होंने वोटिंग करके नहीं पास करवाया तो अगले सेशन के अंदर क्या चमत्कार हो जाएगा कोई उनकी साइकोलॉजी के साथ? क्या वो नहीं चाहते ना? अगर करवाना होता तो पहले ही करवा लेते। समझ गए? ये सारी एनालिसिस, ये सारी कैलकुलेशन करते वक्त फिर अपने हाथ खींच लेते हैं प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की, नहीं अभी ये जो सेशन वेशन चल रहा है ये मत होने दो। और ऐसा केस हुआ है वैसे कि प्रेसिडेंट ने प्रोरोग कर दिया एक हाउस को या दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को, ठीक है, तभी तो ये लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की नजरों में ये वाली बात वरना कैसे आई? एंड जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि आप ना पार्लियामेंट्री डिसीजन को बाईपास करना चाहते थे और जो पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है उसको सरकमवीन करना चाहते थे, उसका सरकमवेंशन करना चाहते थे। सरकमवेंशन मतलब क्या है? आपकी ये जो पावर है ऊपर देखो, ये कोई पैरेलल पावर तो है नहीं, तो आप ये चाहते थे कि जहां पर लेजिस्लेशन पावर जिस ऑर्गन के पास है हमारे देश के अंदर, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के पास, आप उसको शांत करके अपने आप को बाप बनाना चाहते थे लेजिस्लेशन के मैटर के अंदर, और ऐसा कंट्रोवर्शियल मैटर। और आपने पूरा का पूरा ये जो खेल रचाया कि एक हाउस का प्रयोग कर देना, तब भी आप ये क्लेम कर सकोगे कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस लाना जस्टिफाइड है। दोनों हाउसेस को अपने प्रयोग कर दिया तब तो आपके लिए रास्ता और भी आसान हो गया। और आपने बोला कि देश में सरकमस्टांसेस ऐसे एग्जिस्ट करते थे कि ये चीज़ ज़रूरी थी और ये मैं सेटिस्फाइड था चीज़ से। तो कोर्ट बोलता है बेटा इन सारी चीज़ों को ना आपके क्वेश्चन करा जा सकता है, और अगर आप गिल्टी अगर प्रूव हो गए तो
जर्मन शेपर्ड वाला पट्टा बनाकर आपको पूरे देश में घुमाया जाएगा और उस पट्टे का नाम होगा इम्पीचमेंट की प्रक्रिया आपके खिलाफ इनिशिएट हो सकती है और आपकी थूथू होगी पूरे देश के अंदर। ठीक है, इसलिए तो याद करो मैंने क्या बताया था। प्रणब मुखर्जी ने वार्निंग दी थी मोदी सरकार को, बस अभी आखिरी टाइम है। 5 बार एक्सटेंशन दे चुका हूँ मैं इस पर्टिकुलर मैटर का, 6 टाइम अब मैं इस ऑर्डिनेंस को रीप्रमोलगेट नहीं करूँगा। एंड सरकार की दम नहीं थी श्रेया कि दोबारा वो नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार दोबारा बोल दे प्रणब मुखर्जी को लाने के लिए फिर से ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 इट मेड द प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। किसने किसने बोला होगा, कौन सी मोहतरमा ने, कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता? श्रीमती इंदिरा गांधी जी, शुक्र है भगवान। चलो, श्रेया के मुंह से पहली बार इज्जत आई। ठीक है, बट दिस प्रोविजन वॉज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। अब यहां पर किसकी सरकार थी जैद? 1978 जनता पार्टी वाली सरकार, मोरारजी देसाई वाली। ठीक है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। अच्छा, कंफ्यूज मत हो जाना, हम लोग ज्यादा हमेशा यही पढ़ते हैं ना, 99% टाइम्स यही पढ़ते हैं हम लोग कि कोई भी चीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आई थी और फिर उन चीज़ों को 44th अमेंडमेंट एक्ट से ये जितनी भी चीज़ें थी ये हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पर 38th है। ठीक है, तो दिमाग के अंदर 42nd मत रखना। इसलिए मैं पॉलिटी में बोलता हूँ कि आप ना एक जो जिस चीज़ को आपने सीख लिया है वो बार बार रिपीट हो रही है, अपने दिमाग को थोड़ा सा पॉज देके सोचो एक बार के लिए। अब ये कोई रिदम थोड़ी ना, देखो इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम पर कोई भी जो कंट्रोवर्शियल चीज़ आई है, हमें तो यही लगता है जैद सुगंधा श्रेया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ही है, 42nd ही है, 42nd ही है, 42nd ही है उसके अंदर, क्योंकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था उसको, है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा 42nd, ये तो 38th है। तो हमें चीज़ों को जानना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि हमारा दिमाग कुछ भी कह रहा है। और वो चीज़ें सिर्फ गलतियाँ तभी होती है जब पर्सन ने रिवीजन नहीं कर रखी और वो हवा में तीर चला रहा है, वो दिख जाती है फिर उसकी प्रिपरेशन। ठीक है, अब यार इस सब्जेक्ट में जब लाइन टू लाइन पढ़ना ही है, टाइम देना ही पड़ेगा, तो कुछ नहीं करा जा सकता। ठीक है, आप भी अगर खुद बुक उठाकर पढ़ते तो जैसे मैं पेन चला रहा हूँ, इन वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आपके पास भी मार्कर हाईलाइटर होता है, खुद आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते, ऐसे ही तो कर रहे होते, आपके पलटा देते इन पेज को कि नहीं हाँ ऊपर ऊपर से देख लिया, अच्छा पॉइंट ए बी सी डी। इतना आसान थोड़ी ना होता है। एक बार आसान हो सकता है, एक बार के लिए अगर डेप्थ में घुसकर और जितने बार हो सके अगर उतना रिवीजन करो, टिप्स पे ले आओ अपने, तो आसान है। ठीक है, ये जो प्रोविजन है इसको डिलीट कर दिया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट एंड दस प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन इज जस्टिशिएबल ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग मैलिफाइड। यानी कि अभी क्या चलता है बताओ, इंदिरा गांधी जी ने क्या कोशिश करी थी कि जुडिशियल रिव्यू इनका ना हो सके। अभी सरकमस्टेंसेस क्या एग्जिस्ट करते हैं, जुडिशियल रिव्यू होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये वाली चीज जो है आई थी। अच्छा, अब एक बार के लिए ध्यान से इसको देखो जरा, मैं यहां पर लेकर चलता हूं। 1970 में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन जो है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग मैलिफाइड इंटेंशन। देख रहे हो 70 में। 75 में सरकार के द्वारा बोला जाता है कि नहीं हो सकता। फिर 78 से लेकर अभी तक 2023 तक जो बात फिक्स है वो यही कूपर केस वाली बात फिक्स है। ठीक है, कि हाँ उनका जो ये जो क्या कहते हैं इंटेंशन सेटिस्फेक्शन है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ओके, थर्टी एट। थर्टी एट अमेंडमेंट एक्ट। देखो अगर कभी कभार मैं भूल जाऊँ आपको अमेंडमेंट एक्ट पीछे से दिखाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाकर जब खुद से पढ़ रहे हो तो एक बार देख लो। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है, मैंने हर लेक्चर के अंदर आई थिंक आपको दिखाई ही है हमेशा, जब भी किसी अमेंडमेंट के एक नाम भी आ जाता है ना, मैं पीछे जाकर आपको दिखाता हूँ उसके सारे पॉइंट्स, चाहे भले ही हम लोग किसी और कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, लेकिन पूरा पूरा अमेंडमेंट एक्ट में आपको दिखाता ही हूँ। ये आदत आप भी डालो सेल्फ स्टडी में। एक अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जिक्र हुआ है, आप भले ही उसको लेकर कॉन्फिडेंट हो, सब कुछ हो, पीछे जाने में कितना ही टाइम लगता है, और एक बार के लिए आप
रिवीजन अगर देख भी लोगे तो आपका कोई नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। 38th अमेंडमेंट एक्ट के 3 पॉइंट थे। इट मेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट नॉन जस्टिसेबल। ये याद रखना, 38 क्या है एक तरीके से, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ, कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन है ये। नॉन जस्टिसेबल मतलब अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं करा जा सकता, यही तो मतलब होगा ना इसका, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज। इट मेड द प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय द प्रेसिडेंट गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज नॉन जस्टिसेबल, इसको भी चैलेंज नहीं करा जा सकता। इस अमेंडमेंट एक्ट से प्रेसिडेंट को एम्पावर करा गया कि वो डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन डिफरेंट ग्राउंड साइमल्टेनियस तरीके से इम्पोज कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी अगर उनको लगानी है, उसको प्रोक्लेम करना है, तो अलग अलग ग्राउंड्स पे जाके वो चीज़ को मतलब जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो ज़रा, तीनों चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं और कोर्ट ऑफ लॉ में हम जा नहीं सकते हैं, तो ये चीज़ है। हम लोग भूलना मत, टॉपिक से भटकना मत, हम लोग 4 लिमिटेशन कर रहे थे ऑर्डिनेंस के मामले के अंदर। जब हमने ये देखा कि दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के सेशन में ना हो और एक भी ना हो तो फिर ऑर्डिनेंस आ सकता है, अगर वो हो तो ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता, उसको वॉइड माना जाएगा। दूसरी लिमिटेशन हमने ये पढ़ी कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन है, जो प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ आई वो सेटिस्फाइड के कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे एग्जिस्ट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कूपर केस के अंदर और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने इस चीज़ को बरकरार रखा कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एंड अगर ये देखा गया कि प्रेसिडेंट की इंटेंशन जो थी वो मालाफाइड इंटेंशन थी इस चीज़ को ऑर्डिनेंस को लेकर आने में, इन सर्कमस्टांसेस के अंदर लेकर आने में, इम्प्लीमेंट करने में, कि उन्होंने जानबूझकर प्रोरोग कर दिया था एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को, ताकि वो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को लॉ बना सकें ऑर्डिनेंस मेकिंग के थ्रू। तो इस चीज़ को मालाफाइड इंटेंशन के ग्राउंड पर देखकर जुडिशियल रिव्यू कर प्रेसिडेंट के इस ऑर्डिनेंस को वॉइड अगेन डिक्लेयर करा जा सकता है। तीसरी लिमिटेशन, प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, इट इज को एक्सटेंसिव एज रिगार्ड्स ऑल मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन विद द लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब हर एक ग्राउंड पे वो ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है बिल्कुल सेम है जैसे पार्लियामेंट का कोई एक कानून आया हो। हमने ऊपर पढ़ा ना, ये देखो, इट हैज द सेम फोर्स एंड सेम इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। बस फर्क क्या हो जाता है कि ऑर्डिनेंसेस जो है वो टेम्पररी लॉज हैं। यही ये कह रहा है, इट इज को एक्सटेंसिव विद रिगार्ड टू ऑल द मैटर्स, मतलब कोई भी मैटर के ऊपर ऑर्डिनेंस आ सकता है, जैसे कि कोई भी मैटर जो है वो पार्लियामेंट में बिल की फॉर्म में आके एक्ट बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, पार्लियामेंट्री लॉज जो होते हैं वो जनरली परमानेंट नेचर के होते हैं, लेकिन इसकी एक प्रिसाइज ड्यूरेशन होती है। ठीक है, इसकी एक प्रिसाइज ड्यूरेशन होती है, लिखा हो ना एक्सेप्ट ड्यूरेशन। अब इस चीज के दो इंप्लीकेशन होते हैं। ऑर्डिनेंस जो है इट कैन बी इशूड ओनली ऑन दो सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। अगर पार्लियामेंट की पावर्स के साथ ये कोएक्सटेंसिव है, यानी कि जिस चीज के ऊपर पार्लियामेंट अगर कानून नहीं बना सकती तो फिर तो प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस लेकर नहीं आ सकते, राइट। तो ऑर्डिनेंस सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पर इशू करा जा सकता है जहां पर पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सके। अब मुझे क्या बताओ, आपके दिमाग में आया होगा कि सर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके ऊपर पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता, है ना। नहीं मतलब सोचने वाली बात है ना श्रेया, जैसे मतलब पहले समझ के देखो कि आप मुझसे कहोगे सर ऐसी फिर कौन सी देश में ऐसी कौन सी ही चीज़ होती है जिसके ऊपर पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता, सबके ऊपर तो बना सकता है कि नहीं। लेकिन देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट थोड़ा सा इस चीज़ को भूल जाते हैं। वो मैटर्स श्रेया जैद जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है, वहां पार्लियामेंट नहीं इंटरवीन कर सकता जर्नली। वो अलग बात है, हमने पढ़ा था कि हाँ पार्लियामेंट की चैप्टर के अंदर राज्यसभा अगर बोले तो वो उसकी स्पेशल पावर होती है कि हाँ तुम अब नेशनल इंपॉर्टेंस के मामले में स्टेट लिस्ट से कोई भी एक टॉपिक को उठाकर उसके ऊपर एक कानून बनवा दो, वो अलग चीज़ है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांस है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में तो जाकर इंटरवीन नहीं कर सकता ना पार्लियामेंट, बताओ, ये चीज़ है। ठीक है,
तो ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली ऑन दो सब्जेक्ट्स जहां पर पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकते हैं। इसका मतलब देखो, प्रेसिडेंट कौन है? यूनियन एग्जीक्यूटिव है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव है? यूनियन एग्जीक्यूटिव है। वो क्या स्टेट लिस्ट में से कोई टॉपिक उठा सकते हैं अगर पार्लियामेंट नहीं उठा सकता तो? नहीं, ये चीज़ याद रखना। बस ये चीज़ ना इनकम्प्लीट दे रखी है, अगर इसको लिखना हो ना तो मैं हमेशा ऐसे करके ना एग्जाम्पल जरूर लिख देता हूँ मैं इसका। लिख लिया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्या? अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन क्या है? पार्लियामेंट का कोई भी अगर एक एक्ट होता है, और मैं यहाँ पर हमेशा एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ, एक को पकड़ लो, उसी से पूरा का पूरा मीन्स दे देता हूँ मैं तो। एनजेएसी, 99th अमेंडमेंट एक्ट 2015। अगर, हाँ, अगर पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे एनजीएसी आया था, अगर, और कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन क्या है उसके ऊपर, अगर वो, ये है कॉन्स्टिट्यूशन की लक्ष्मण रेखा, अगर वो इसको ब्रीच करता है, ठीक है, वो उसको ब्रीच करता है, तो जुडिशरी, लिमिटेशन क्या है? जुडिशरी उस पर्टिकुलर एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। यानी कि ऑर्डिनेंस अगर जो राष्ट्रपति का है वो अगर आए, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लेकिन ऑर्डिनेंस का भी इमीडिएटली जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एंड सेम वही चीज अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज को तोड़ता हुआ दिखा तो अनकॉन्स्टिट्यूशन या फिर नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा जा सकता है। क्योंकि देखो ना, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, हम उसका रिज्यूम होने का, ठीक है, वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो रिज्यूम होने का वेट करेंगे, वो देखेंगे, अगर वो चीज़ ठीक होती है तो वो उसको एक्ट बना देंगे, वो चीज़ ठीक है। लेकिन अब प्रेसिडेंट कोई बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ ले कि एक कम्युनिटी के लोगों को शाम को 6 बजे के बाद गोली मार दी जाए। अब भले ही ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए रहता है लागू, मतलब वो करके, तो ये 6 महीने के लिए थोड़ी ना कि हम उनको, मतलब देश में कम्युनिटी के खिलाफ दहशत का माहौल फैला दें पूरा का पूरा। जुडिशरी इस चीज़ को रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी जो ऑर्डिनेंस है, इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल, इट कैनॉट एब्रिज, एब्रिज का मतलब होता है इट कैनॉट टेक अवे एनी ऑफ द मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। या फिर यहाँ पर तो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ एक चीज़ दे रखी है कि, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, मतलब आप तो ये बोला करो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज को भी क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट अगर क्रॉस करेगा तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एंड ऑर्डिनेंस भी अगर करेगा तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक सेकंड 12th पॉइंट देख लें। द डेफिनेशन ऑफ लॉ कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, ठीक है, वो इंक्लूड करता है ऑर्डिनेंस को। यानी कि यहां पर आर्टिकल 13 के अंदर याद रखना, लॉ जो है वो एक प्रकार का ऑर्डिनेंस ही है। हाँ, वो अलग बात है कि इसका ये परमानेंट नेचर के होते हैं, ये टेम्पररी नेचर का होता है। हाँ, ये चीज़ आपने सही बोली, मैं बता देता हूँ सबको, अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करा जा सकता ऑर्डिनेंस से। यार उसके लिए तो आप खुद सोच के देखो ना, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह और वो सब भी चाहिए होता है, 50% ऑफ द जो वो चीज़ होती है ना, तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो नहीं करा जा सकता ऑर्डिनेंस के थ्रू। ड्यूरेशन, हाँ, नहीं, ऑल मैटर्स है मतलब बेसिकली, लेकिन यहाँ पर देखो कहाँ गया, ये रहा, इसको, इस वाले पॉइंट को भी देख लो। एन ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन ऑल्सो। अब ये भी चीज ना थोड़ी सी अम्ब्रेला टर्म है, इसकी इंटरप्रिटेशन यही निकाली जा सकती है कि यार देखो, प्रेसिडेंट जो है
वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट सिर्फ तभी आती जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज जो सेशन में हो वो एक बिल को लेकर आए, पास करवाएं, उसके बाद जाकर वो विधान सभाओं के अंदर, विधान परिषद के अंदर जाकर 50% जो है वो कंसेंट जो है वो मिले, ठीक है, तब जाकर वो हो सकता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब बेसिकली नहीं करा जा सकता इससे। क्या कर सकता है? हाँ, हाँ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है। और ऑर्डिनेंस जो है वो फंडामेंटल राइट को बेसिकली इसलिए भी नहीं ले सकता, जैसे जो पार्लियामेंट है ना उसको भी फिर बाद में बोल दिया गया था, याद है किशवंत भारती केस में, कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एक बार के लिए बस खिसक गया था एक फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने ठोस तरीके से बोल दिया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और फंडामेंटल राइट्स भी, मतलब चाहे ऑर्डरी चाहे कैसी भी सरकमस्टांसेस के अंदर इसको ना छेड़ा जाए। और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं, जो भी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब जैसे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट की इस पावर को थोड़ी ना छीन लोगे। कितनी कोशिश करी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने टाइम टू टाइम कि इसको चैलेंज करा जाए, इसको ही हटाया जाए, है ना, इसके अंदर डाल दो, उसके अंदर डाल दो, शेड्यूल 9 के अंदर डाल दो, इसके अंदर डाल दो, किसी भी एक प्रोविजन को, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई, जुडिशरी नहीं इससे पीछे हटा कैसे भी करके। हाँ श्रेया, क्या बोल रहे हो? क्या नहीं कर सकता? पैसे वाला काम जैसे मतलब कैसे? मनी बिल तो मत बोलो, क्योंकि देखो बिल का तो कोई नामो निशानी नहीं यहाँ पर, ये तो ऑर्डिनेंस है। कोई एक फाइनेंशियल मैटर हो, जैसे ऐसा कह रहे हो कि मतलब पैसे बढ़ाना या वो करना, ऐसा करना, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सरकारों को अगर पता लग जाएगा पार्लियामेंट के अंदर तो ये वाली चीज़ हो नहीं सकती पास, ठीक है। और अगर उनको ज़रूरत है या किसी चीज़ की ऐसा कुछ करवाना है तो करवा देगा। बात वही है ना कि कंट्रोवर्शियल मैटर्स ऐसे जो कि पार्लियामेंट के अंदर आम प्रक्रिया से पास नहीं हो पाएंगे, यहाँ पर जाकर ये ऐसे करके पास करवा देगा, ठीक है। उसके बाद अगली लिमिटेशन, एवरी ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। हर एक जो ऑर्डिनेंस जो कि प्रेसिडेंट ने इशू करी है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट मस्ट बी लेड डाउन बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल्स। ये वाली बात हमें पता है ना कि ऑर्डिनेंस को रखना पड़ता है फिर पार्लियामेंट के सामने। अगर एक ऑर्डिनेंस अप्रूव हुई है बाय बोथ द हाउसेस, तभी वो एक एक्ट बनती है। अगर पार्लियामेंट उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है, इफ द पार्लियामेंट टेक्स नो एक्शन एट ऑल, ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। ऑर्डिनेंस में ऑल्सो सीज टू ऑपरेट, सीज टू ऑपरेट का मतलब यही होता है, या सीज टू एग्जिस्ट का मतलब ये होता है, अब उसका टाइम खत्म हो गया, इवन अर्लियर देन द प्रिस्क्राइब्ड 6 वीक्स। अगर दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो एक रेजोल्यूशन को पास करते हैं कि हम इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर रहे हैं, वाहियात है ये ऑर्डिनेंस, तो पहले भी हो जाएगा। ये समझ गए ना? अगर कोई डिसीजन वो नहीं लेते हैं तो 6 हफ्ते के अंदर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और एक रेजोल्यूशन पास कर देते तो वो जल्दी भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर समन्ड, ठीक है, अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को समन करा जाता है टू रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स, द पीरियड ऑफ 6 वीक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट के हाउसेस हैं, दे आर समन टू रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स। लोकसभा किसी और दिन पे आ रहा है, राज्यसभा किसी अलग दिन पर आ रहा है ना? यही है ना इसका मतलब? हाँ, लास्ट वाला जो, जैसे दूसरा हाउस जब तक आए, क्योंकि साथ में रीअसेंबल होंगे तभी वहां पर माना जाएगा, ठीक है। तो 6 वीक का जो टाइम है, जब बाद में दोनों जब टोटल तरीके से आकर बैठ गए, दूसरे वाले का वेट है अभी जाकर, वहां से 6 हफ्ते का टाइम कैलकुलेट होगा। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो मैक्सिमम लाइफ होती है ऑर्डिनेंस की, वो होती है 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। 6 महीने तो उसका वो है नॉर्मल, वो चलेगा, और पार्लियामेंट के रीअसेंबली के बाद 6 हफ्ते और। इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, 6 महीने ही मैक्सिमम गैप हो सकता है बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अगर एक ऑर्डिनेंस अलाउ करा जाता है, इफ एन ऑर्डिनेंस इज अलाउड टू लैप्स विदाउट बीइंग प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट, ठीक है, तो जो एक्ट्स जो करे गए थे और जो कंप्लीट करे गए थे उस ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करके वो दे सीज टू ऑपरेट, दे रिमेन फुली, बिफोर इट सीजेस टू ऑपरेट दे रिमेन फुली वैलिड एंड इफेक्टिव, वो तब तक इफेक्टिव रहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ना, बात ये है कि प्रेसिडेंट लेकर आए थे ना उसको,
बताता हूँ इस पॉइंट को, रुको फिर से ध्यान से समझना। इफ एन ऑर्डिनेंस इज अलाउड टू लैप्स विदाउट बीइंग प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट, ये कौन करेगा? पार्लियामेंट के सामने प्लेस भी नहीं करा गया और ऑर्डिनेंस जो है वो क्या कहते हैं खत्म हो गया, कौन करेगा? खुद ही प्रेसिडेंट पहले ही खींच लिया है ना। तो जितने भी उनके द्वारा जो एक्ट करे गए हैं, कंप्लीट करे गए हैं, बिफोर इट सीजेस टू ऑपरेट, जब तक वो खत्म नहीं हुआ था, वो तब तक फुली वैलिड रहते हैं और इफेक्टिव रहते हैं। और जब उन्होंने खुद ही खींच लिया तो बस वो खत्म, वो सारे के सारे। वो फिर क्योंकि पार्लियामेंट्री असेंबली के बाद देख लेता है खुद से कि ये चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब तक उन्होंने वो कोई काम उससे पहले कर दिया था ना और वापस खींच लिया ऑर्डिनेंस को, पार्लियामेंट के सामने पेश भी नहीं करना पड़ा, उनके वो सारे एक्ट्स फिर वैलिड और इफेक्टिव बाद में भी रहते हैं फिर वो कुछ कुछ डिसीजन उनके। लेकिन अगेन बात वही है, वैलिड और इफेक्टिव का मतलब ये नहीं है वो अनिश्चित काल के लिए वो रहेंगे। इस चीज के ऊपर भी जुडिशरी देख सकता है कि अब इस चीज को हटाओ, या फिर पार्लियामेंट ये बोल सकता है कि नया बिल लाकर या कुछ भी करके कि प्रेसिडेंट ने जो भी डिसीजन इस अपने, और जब हम लोग सेशन में नहीं थे और ऑर्डिनेंस के थ्रू जो लिए थे, इसको हटा दो, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। हाउएवर ये जो पावर होती है उनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग की, ये डिस्क्रिशनरी नहीं है। मैंने आपसे बोला था ना, हम जानेंगे ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं है। दिस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, क्योंकि वो एक ऑर्डिनेंस को प्रोमोगेट करते हैं या विड्रॉ करते हैं ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो देखो, ऑर्डिनेंस किसी भी दूसरी लेजिस्लेशन की तरह इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, डेट इज ये बैक डेट से भी इन्फोर्स करी जा सकती है, ठीक है। पुराने किसी डेट को इस्तेमाल करके कि इस दिन से हम लोग ये चीज लागू करने जा रहे हैं, इस दिन से लागू हो सकती है, ऐसा भी करा जा सकता है। ऑर्डिनेंस के थ्रू मॉडिफिकेशन या रिपीलिंग हो सकती है पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट की। इट में मॉडिफाई रिपील एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और अनदर ऑर्डिनेंस। इसके थ्रू हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं टैक्स लॉ को। लेकिन देखो आगे ना सर, हाउएवर इट कैन नॉट बी इशू टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सब कुछ करा जा सकता है ऑर्डिनेंस से, बस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करा जा सकता, समझ गए। और फंडामेंटल राइट भी नहीं लिए जा सकते, क्योंकि अब तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वो तो पार्लियामेंट भी नहीं कर सकता। क्योंकि पार्लियामेंट को अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर एब्रोगेट करना, कुछ भी करना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऑर्डिनेंस में बेसिकली कि जब ये बोल ही दिया गया इट कैन नॉट बी इशू टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी ये देख रहे हो ऊपर वाली चीजें, बैक डेट से इन्फोर्स करना, मॉडिफिकेशन, रिपीलिंग और टैक्स को ऑल्टर करना, अमेंड करना, तगड़ी चीज है ये। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, इट इज रेदर अनयूजुअल, और ये किसी भी दूसरे मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, वहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलती है। अब ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट को दी गई, तो इसको जस्टिफाई करते हुए श्रेया सच्चाई के रखवाले ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा, ठीक है। हाँ, सच्चाई के रखवाले थे ना ये, बहुत ज़्यादा इन्होंने योगदान कराया, बहुत सच बोलते थे ये। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर कि जो मैकेनिज्म है ऑर्डिनेंस को इशू करने का, इट हैज़ बीन डिवाइज्ड इन ऑर्डर टू एनेबल द एग्जीक्यूटिव कि वो डील कर सकें किसी भी ऐसी सिचुएशन के साथ जो कि सडनली और इमीडिएटली अराइज हुई है जब पार्लियामेंट सेशन के अंदर नहीं है, व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स के अंदर ये चीज़ कही गई थी क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर ये ज़रूरत पड़ सकती है। तो इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हियर दैट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है, इसका कोई भी नेसेसरी कनेक्शन नहीं है विद द नेशनल इमरजेंसी, जैसा कि आर्टिकल 352 में बोला गया है। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस इवन व्हेन देयर इज नो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। कहने का मतलब ये कि इसको ऐसा ना समझा जाए कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है ये सिर्फ इमरजेंसी को समझा जाए, नहीं। बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि नहीं, ये सिर्फ इमरजेंसी से लेना देना नहीं है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर भी अगर कोई अनफोर्सीन या फिर नेसेसरी कंडीशन कोई लगती है तो वहाँ पर भी इशू करा जा सकता है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस या अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस हैं, इमरजेंसी सिचुएशन मतलब कोई एक ज़रूरत आ पड़ी है देश के सामने, वो इमरजेंसी नहीं है जो आर्टिकल 352 के अंदर जो दे रखी है वो, ठीक है। लोकसभा के जो रूल्स हैं, इट रिक्वायर्स दैट
whenever a bill, ठीक है, whenever a bill seeking to replace an ordinance is introduced in the house, के ऑर्डिनेंस को वो रिप्लेस करना चाहता है, कोई ऐसा बिल आया, ठीक है, ठीक है, a statement explaining the circumstances, कि जिसकी वजह से ये ऑर्डिनेंस लाना ज़रूरी था, ठीक है, वो हाउस के सामने रखनी चाहिए, मतलब वो बात पता होनी चाहिए हाउस को क्या था. सो फार नो केस हैज गॉन टू सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द प्रोमोलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन जजमेंट आई थी एक सुप्रीम कोर्ट की इन डीसी वाधवा केस 1987. केस का नाम था डीसी वाधवा वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है. यहां पर क्या बोला था, ये रेलेवेंट केस था. इन दैट केस कोर्ट ने बोला, कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट बिटवीन 1967 टू 1981 सिर्फ अकेले बिहार के गवर्नर ने 256 ऑर्डिनेंसेस को प्रोमोलगेट करा था, एंड ऑल दीज वर केप्ट इन फोर्स फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 1 to 14 ईयर्स बाय प्रोमोलगेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. यानी कि देख लो रीप्रोमोलगेशन इनका होता रहा था. कोर्ट ने ये बोला सक्सेसिव बार बार ये जो रीप्रोमोलगेशन हो रहा है ऑर्डिनेंसेस का विद द सेम टेक्स्ट, मतलब वो सेम चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर, सेम टॉपिक के ऊपर हो रहा है. इतनी कितनी इमरजेंसी सिचुएशन है बार वो करके कि तुम विधानसभा या विधान परिषद के अंदर ये चीज़ लेकर नहीं आ सकते हो विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट द बिल पास बाय द असेंबली. ये कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन है. और अगर ऐसे ऑर्डिनेंस बार बार रीप्रोमोलगेट होते हैं, इनको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा. कोर्ट ने ये भी बोला ये जो एक्सेप्शनल पावर है लॉ मेकिंग की गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस के थ्रू, इट कैनॉट बी यूज एज अ सब्सिट्यूट फॉर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. वही वाली बात है ना, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि इसको पैरेलल लेजिस्लेशन के तौर पे नहीं देखा जाए कि वो नहीं है तो चलो हम ऑर्डिनेंस के थ्रू ही सब कुछ करवा देंगे, ठीक है. ये चीज़ है. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.